how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our fifth chapter of class 4th, which is about air, water, and weather. Okay, so these three concepts are going to be clear today. Okay, so let's start our chapter. See, students. We know that air is all around us. Around the earth is a thick layer of air. We cannot see it, but we can feel its presence when it blows. Moving air is called wind, gently moving wind is called breeze, and while fast moving wind is called storm. So, we all know that there is a air which surrounds us. Okay, there is a thick layer of air which is surrounding the earth's outer surface as a blanket and which is known as atmosphere. ठीक है, चलो. Now what they are saying is कि we cannot see air. हम air को देख नहीं सकते हैं, हम उसको ना ही touch कर सकते हैं. We can just feel it when it blows. Okay, moving air is called what? Moving air को wind कहा जाता है, जबकि जो gently moving wind होती है, यानी कि जो बहुत slowly मूव करती है, उसको हम ब्रीज कहते हैं, और फास्ट मूविंग विंड को स्टॉर्म कहा जाता है. ठीक है. नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. इसमें टू मेन गैसेस होती है, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये मेन गैसेस इसलिए है बिकॉज ये पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैसेस आर देयर इन आवर एयर, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली. And between these two also, nitrogen is the most abundant gas, which is around 78% content in the atmosphere. Okay, out of these, nitrogen forms its largest part and oxygen forms the second largest part, which I told you. Nitrogen is 78% and oxygen is about 21% in our atmosphere, which is second most largest part. About of from these, some amount of other gases are also there, like carbon dioxide, water vapor. They are also found in air only. And smoke, dust and germs, these are the other components of air. कि gases के अलावा smoke, dust and germs भी हमारे air के ही components में included है. Now next we come to hot and cold air. अब हॉट एंड कोल्ड एयर के बारे में डिस्कस करते हैं. सो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एयर करंट. सो ये जो एयर का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है हॉट से कोल्ड रीजन्स की तरफ या कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ, इसको हम एयर करंट कहते हैं. सो अब एयर करंट के बारे में जानने से पहले हमको हाउ वी नीड टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर मूव. ओके, सी, light a candle, bring your hand close to the sides of the flame first, then above it. What they are saying is एक कैंडल को लाइट अप करना, फिर हमें जो अपने हैंड्स हैं वो उस फ्लेम के साइड्स के क्लोज लाना है. इस तरीके से, जैसे ये फ्लेम है सो इसके साइड्स में कभी इस साइड कभी इस साइड, फिर उसके बाद हमें उसको जस्ट उस फ्लेम के ऊपर लेकर आना है अपने हैंड्स को. यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड्स ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज हॉट एज अबव इट्स प्रूव दैट हॉट एयर राइजेस अप. सो आप क्या फील करोगे कि जो कैंडल फ्लेम के साइड्स वाली एयर थी वो इतनी ज़्यादा हॉट नहीं थी जितनी उसके ऊपर वाली थी. दैट मीन्स व्हाट डज इट प्रूव कि जितनी भी हॉट एयर होती हैं या जो ऐसी एयर विच इज़ हॉट, इट ऑलवेज राइजेस टुवर्ड्स द अपसाइड. ओके, चलो. नाउ इन कोस्टल एरियाज में भी ये जो एयर करंट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो टाइप के ब्रीज के लिए. नंबर वन इज सी ब्रीज एंड द अदर इज लैंड ब्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंड ब्रीज. सी, at night, the land cools down faster than sea, so the air above the sea is hotter than that over the land. नाइट टाइम पे क्या होता है कि जो लैंड वाला पार्ट है कोस्टल एरियाज में वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू सी, जिसकी वजह से जो सी के ऊपर वाली एयर है वो ज़्यादा हॉट होती है एज कम्पेयर टू दी लैंड एरिया. ओके, एंड फिर ये जो हॉट एयर है सी के ऊपर, बिकॉज वो हॉट है, इट विल राइज towards upside, and the cold air above the land blow towards the sea to take the place of the rising warm air. This is called land breeze. और जो land के ऊपर cold air होती है वो क्या करती है, वो किधर की तरफ sea के towards blow करती है, so that उस air को जो अभी अभी hot air के ऊपर राइज होने की वजह से वो जो स्पेस खाली हुआ है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड के ऊपर वाली कूल एयर ब्लो करती है टुवर्ड्स द सी, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज लैंड ब्रीज. Now next we come to sea breeze. Sea breeze कब होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी हीट अप होती है एज कम्पेयर टू सी. ओके, बिकॉज सी का जो वाटर है वो कूल रहता है लैंड टाइम, सॉरी डे टाइम पे. अब बिकॉज जो एयर
जो लैंड वाला पोर्शन है वो जल्दी वार्म अप हो जाता है, तो इस लैंड के ऊपर वाली जो एयर है वो वार्म अप होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है। एंड सिमिलरली जो सी वाली एयर है वो क्योंकि कूल है, वो रश करती है टुवर्ड्स द लैंड एरिया टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस विच गॉट एम्प्टीड बिकॉज ऑफ द हॉट एयर ऑफ द लैंड राइजेज अप। ठीक है ना, जो सी की कूल एयर है वो किधर की तरफ रश करेगी, लैंड के टुवर्ड्स रश करती है, बिकॉज लैंड के ऊपर की जो एयर थी हॉट एयर वो गर्म होने की वजह से राइज अप हो चुकी है, ऊपर जा चुकी है, और सी वाली एयर ठंडी होने की वजह से उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जाती है। ओके, एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस एंड कूल एयर अबव द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड व्हिच इज नोन एज सी ब्रीज। ओके, नाउ हाउ डज ब्रीज ब्लो, ये ब्रीज ब्लो कैसे करती है? सो एज वी ऑल नो कि सन क्या करता है, वो बोथ लैंड एंड वाटर दोनों को हीट अप कर देता है। लैंड जो है वो फास्टली हीट होती है और वाटर के कंपैरिजन में फास्टली ही कूल डाउन भी हो जाती है। चलो, नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम पे जो लैंड है वो हीट अप होती है और जो लैंड के ऊपर के एयर है वो भी हॉट हो जाती है। हॉट एयर क्योंकि लाइट होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज करती है। कूल एयर फ्रॉम द अबव टेक्स इट्स प्लेस, अब कूल एयर जहां से भी आएगी वो क्या उस प्लेस को ऑक्यूपाई करेगी और इस तरीके से ब्रीज ब्लो करती है। एंड दिस मूवमेंट कॉज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड विंड इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, और ये जो मूवमेंट होता है हॉट एंड कोल्ड विंड्स की वजह से इसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। Now next we come to what? Water. Okay, see water क्या है? It is very essential for life. ठीक है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। 3/4 पार्ट, ओके, 3/4 पार्ट जो अर्थ का है वो किससे कंसिस्ट करता है? वाटर से। वाटर आपका सिर्फ रिवर, सीज एंड ओशंस में नहीं है, बल्कि ये हमारे अंडरग्राउंड यानी कि बिलो द ग्राउंड इज ऑल्सो देयर। नाउ व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन क्या है? बारिश जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, ज्यादातर हमारा जो बॉडी वेट है वो किसका बना हुआ है? वाटर का ही बना है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें क्या हो जाती हैं? इजिली डिसॉल्व हो जाती हैं। इट चेंजेस इट्स फ्रॉम ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, वाटर अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, इस तरीके से क्या वाटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, आइदर ऑन हीटिंग इट or on cooling it. Now, next topic which we are having is very interesting and important, which is evaporation. Evaporation क्या है? It is the process by which a liquid becomes into vapor state, or we can say gaseous state on heating. ठीक है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो और उसकी वजह से वो गैशियस स्टेट में आने लगता है, वाटर वेपर की स्टेट में आने लगता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। ओके, सी the sun slowly heats the water on the surface of the earth to change it into water vapor. The process of change of water into water vapor due to heating is called evaporation. In nature, evaporation takes place all the time. Sometimes it is slow, sometimes it is fast. Evaporation of water takes place at a faster rate when there is a strong wind and the air is dry. So similarly, what they are saying कि जो sun है वो हमारे अर्थ सरफेस पर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे क्या करता है? वार्म अप करता रहता है और उसको वाटर वेपर में चेंज करता है। और यही प्रोसेस जहाँ पे एक वाटर वेपर में चेंज होता है हीटिंग की वजह से, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है। हमारे नेचर में इवापोरेशन हमेशा होता रहता है, कभी ये स्लो रेट से चलता है, कभी फास्ट रेट से चलता है। ज्यादातर ये जो इवापोरेशन का रेट है, वाटर इवापोरेशन का रेट, ये फास्टर रेट पर कब होता है? जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है और एयर कैसी होती है? ड्राई होती है। अब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, हमारी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज हमारे आसपास वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा होता है। हमारी कूल बॉडी से टच होने पर वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में आता है, जिसकी वजह से हमको स्टिकी स्टिकी सा फील होता है, विच इज काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल। ओके, वी कीप स्वेटिंग व्हेन देयर इज मोर ह्यूमिडिटी इन आवर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वी कम टू कंडेंसेशन। नाउ कंडेंसेशन इज व्हाट? व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जब वाटर वेपर दोबारा से किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर स्टेट में आ जाता है ऑन कूलिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, चलो, नाउ इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर में कितनी इम्प्योरिटीज और क्या होती हैं? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। नंबर वन इज soluble impurities and the other is insoluble impurities. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल soluble impurities, soluble impurities कौन सी होती हैं? वो impurities like salt and some minerals which can dissolve in water, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है completely, like salt and other minerals and all, they are called soluble impurities. And the other is insoluble impurities, वो impurity
इम्प्योरिटीज जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती हैं, उनको हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं, लाइक मड, twigs, stone. Okay, they do not dissolve in water and are called insoluble impurities. Now purification of water, क्योंकि पानी के अंदर ये दोनों ही तरीके की impurities होती हैं, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे ही क्या नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, अपने लिए यूज नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक इट प्योरीफाई, इसको प्योरीफाई करना पड़ता है, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर अ जनरल पर्पस. सो insoluble impurities can be removed in the following ways. अब जो insoluble impurities है, यानी कि जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी, ओके, वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी, उनको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं या रिमूव करते हैं. फॉर दैट वी आर हैविंग द फर्स्ट वेव, दैट इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्योरिटीज दैट आर हेवियर देन वाटर विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर लीविंग इट क्लियर. दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. वो सारी इम्प्योरिटीज जो वाटर से ज्यादा हैवी होती हैं, वो क्या, जब आप उस पानी जिसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है और वो सारी इम्प्योरिटीज वाटर से ज्यादा हैवी है, सो आप ऐसे पानी को क्या कर दो, थोड़ी देर स्टिल पोजीशन पर रख दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो क्या होगा, जितने भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी. ओके, और ऊपर जो पानी है वो सारा कैसा हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. अब आफ्टर सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो ऊपर आपका पानी आ चुका है, क्लियर हो चुका है, उसको आप बहुत स्लोली स्लोली किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर लो. ओके, नीचे सारी आपकी जो हैवी वाली इम्प्योरिटीज थी वो सेटल हो चुकी हैं, और अब आप उसको बहुत स्लोली, जो ऊपर वाला पानी है उसको दूसरे कंटेनर में आप क्या कर लीजिए, पोर कर लीजिए. एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट इज नोन एज डिकेंटेशन. सी, after the sedimentation, water remains on upper layers in clear, then in lower layers. Now slowly pour this clear water into another vessel, and this is called decantation. Okay, chalo. Now next is filtration. The separation of insoluble impurities with the help of filter paper or other similar object is called filtration. अब आप जब पानी के अंदर से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हो, किसके थ्रू, किसी फिल्टर पेपर या किसी इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं. ओके, जो इनसॉल्युबल मटेरियल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो आपके दूसरे वेसल में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. एंड इसको हम किसके थ्रू करते हैं, फिल्टर मशीन के थ्रू. जो हमारे घर में फिल्टर मशीन होती है उसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन मेथड ही करते हैं. ठीक है, सी यू कैन सी दिस इज द फिल्ट्रेशन मशीन विच इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम. नाउ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जो पानी होता है, प्योर एंड क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग. इम्प्योर वाटर में कंटेन मेनी डिजीज जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. ओके, प्योर एंड क्लीन वाटर हम सभी के हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इम्प्योर वाटर हमारे लिए सही नहीं होता है. उसके अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. ओके, एंड ये सभी जो आपके जर्म्स है, ये सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं इन द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द एनिमल. सो वी शुड फॉलो सम वेज टू गेट रिड ऑफ दीज डिजीज जर्म्स फ्रॉम वाटर. सो क्या वेज है जिससे हम इन डिजीज कॉजिंग जर्म्स को पानी में से सेपरेट आउट कर सकते हैं. नंबर वन, वी शुड यूज केमिकल्स. कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक क्लोरीन, इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, जो वाटर वर्क्स होते हैं जहाँ पे पानी को प्योरीफाई किया जाता है, उसमें क्लोरीन वाला केमिकल ऐड कर दिया जाता है टू किल द जर्म्स इन दैट वाटर. ओके, नाउ उसके बाद वी कैन ऐड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स. ओके, इनको भी अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, ये भी एक पॉपुलर वे है ऑफ क्लीनिंग वाटर सिंस लॉन्ग लॉन्ग ago. Then bleaching powder also kills germs in water. Bleaching powder भी germs को kill करता है पानी के अंदर जो होता है. And the safest method of purifying water is to boil it, as boiling destroys germs. और सबसे safest, सबसे cheapest और सबसे easiest method क्या है, पानी को boil करना. Boiling करने से पानी के अंदर जितने भी germs होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो यूज अ वाटर फिल्टर मशीन फॉर क्लीनिंग वाटर. आप वाटर फिल्टर मशीन का भी यूज कर सकते हो पानी को क्लीन करने के लिए. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल वाटर प्रॉपरली. इट मस्ट बी केप्ट इन कवर्ड वेसल विच आर क्लीन रेगुलरली. और आप पानी को, साफ पानी को प्रॉपरली स्टोर करो, उसको सही से रखो, ये भी ज़रूरी है. इसलिए हमें उसको कैसे वेसल्स में रखना चाहिए, कवर्ड वेसल्स के अंदर हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए. और उन वेसल्स को रेगुलरली हमें क्लीन भी करते रहना चाहिए. चलो, now next we come to underground water. Underground water में as we have studied in the starting only कि rain क्या है, main source of water है. तो जब बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी तो आपका ग्राउंड पे ही रहता है, लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है जो नीचे की तरफ अंडर द ग्राउंड सीप हो जाता है, क्रॉसिंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, एंड दैट वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर. अब इस पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं, ट्यूब वेल्स या वेल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं. ठीक है, द प्लेसेस दैट आर ड्राई एंड हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर.
जो जगह सूखी होती हैं, जहाँ ड्राई एरियाज़ होते हैं, जब बारिश कम होती है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता है और जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का किसी एक एरिया में, उसको क्या कहा जाता है? वाटर टेबल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज़ वेदर। वेदर क्या है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, wind and moisture. It keeps on changing every day. The weather can be hot, cold, windy, dry or humid. So weather क्या है? हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसके एटमॉस्फेयर की कंडीशन को, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे क्या है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर, दिस इज व्हाट इज नोन एज वेदर। वेदर आपका चेंज होता रहता है रोज, और आपका हॉट भी हो सकता है, कोल्ड, विंडी, ड्राई, ह्यूमिड, किसी भी तरीके का वेदर हो सकता है। लेकिन ये वेदर चेंज क्यों होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सन। ठीक है, ये जो वेदर हमारा रेगुलरली चेंज होता रहता है, सो द मेन रीजन फॉर दीज चेंजेस इन वेदर इज सन। ठीक है, सन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग चेंजेस इन दी वेदर। लेट अस रीड ऑन फर्दर टू सी हाउ। अब ये ऐसा क्यों? सो दे हैव गिवन यू कि रोल ऑफ द सन इन वेदर चेंजिंग। अब वेदर चेंजिंग में सन का क्या रोल है? यू मस्ट हैव नोटेड दैट सम डेज आर हॉट, सम डेज आर कोल्ड, व्हाइल सम आर क्लाउडी और सम आर रेनी। द सन causes all these weather changes. It affects the movement of the air. It also changes the form of water, making the day cloudy, rainy और sunny. So आपने देखा है कभी जो होता है दिन काफी गर्मी होती है, काफी किसी दिन ठंड होती है, किसी दिन क्लाउडी वेदर होता है, किसी दिन रेनी वेदर होता है। सो ये सारे वेदर चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? सन की वजह से आते हैं। सन एयर के मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ये वाटर के लेवल को भी इफेक्ट करता है, सो दैट आपका दिन क्लाउडी, रेनी या सनी होता है। हमें पता है रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, एंड अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज क्लोजर टू द सन, वो पार्ट अर्थ का जो सन के क्लोज होता है वो वार्मर होता है, और वहां पे जो डेज होंगे वो लॉन्गर होंगे। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि उस पार्ट में क्या होगा? समर टाइम होगा इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन, द पार्ट ऑफ द अर्थ जो सन से अवे है, दूर है, वहां पे कूलर यानी कि ठंड होगी, और डेज कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे। यानी कि उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या सीजन चलेगा? उस टाइम पे विंटर सीजन चलेगा। जैसे कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसे कंट्री में विंटर, समर एंड मॉनसून आपके 3 मेन सीजन होते हैं। हाउएवर इवन ड्यूरिंग वन सीजन द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। और ये भी है कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर भी वेदर जो है वो डे टू डे और आवर टू आवर भी चेंज होता रहता है। अब अगर समर सीजन है तो समर सीजन में भी होता है कि कुछ दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ दिन कम गर्मी है। ठीक है, चलो। नाउ रोल ऑफ द सन इन ब्लोइंग ऑफ विंड्स। विंड्स के ब्लोइंग में, हवा के चलने में सन का क्या रोल है? सी, द सन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लोइंग ऑफ विंड। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर। एक्चुअल में क्या होता है, जो सन की हीट है वो एयर को भी हीट अप कर देती है, और क्योंकि हीटेड एयर आपकी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो राइज अप होने लगती है, और उस स्पेस को फिल अप करने के लिए कूल एयर जो कि हैवी होती है वो वहां पर आ जाती है, और ये मूवमेंट कंटिन्यू चलता है और क्या करता है? विंड कॉज करता है। ठीक है, चलो। नाउ रोल ऑफ द सन इन कॉजिंग द स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की स्टेट को बनाने के लिए सन का क्या रोल है? सी, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। वी ऑल नो वाटर की, सॉरी, हीट की जो सन है वो सन की जो हीट है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है, राइट? चलो, अब फिर ये वाटर वेपर कैसा होता है? वार्म अप हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट इन वेट होता है, एंड इट आल्सो राइजेस अप, एंड व्हाट इट फॉर्म्स देन when it goes towards the high space, and then there it becomes clouds, वहां जाके clouds बन जाता है। जब clouds becomes too heavy, बहुत ज्यादा heavy हो जाते हैं, they fall, और रेन एंड एटमॉस्फेयर बिकम्स कूल। वो सारा का सारे क्लाउड्स का नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, एंड आपका जो एटमॉस्फेयर है वो तब फिर कूल हो जाता है। वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीम कोल्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वाटर वेपर है वो स्नो के फॉर्म में नीचे आता है जब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कूल होता है। सो इस तरीके से सन क्या है? डे टू डे के वेदर चेंजेस को कॉज करता है। ठीक है, चलो। सो द चैप्टर इज completed over here. We have discussed many interesting facts about our air, water and weather. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.